Good morning everyone. Today for 11th standard commerce I am going to continue with a new topic in BO and it is about meaning of bank and the main functions which are being undertaken by bank. आज आपको मैं थोड़ा मीनिंग ऑफ बैंक यानी बैंक का क्या मतलब होता है उसके बारे में समझाऊंगा और इसके अलावा जो मेन फंक्शंस जो बैंक के द्वारा अंडरटेक किए जाते हैं उसके बारे में समझाने वाला हूँ। तो institution which accept deposit and lends the money or deposits as per the requirement or after the completion of maturity, that institution can be considered as bank. तो बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है जनरल पब्लिक से और वो इस डिपॉजिट के अमाउंट को पब्लिक को रिटर्न भी कर देता है जब उसकी डिमांड की जाती है या फिर जब एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी पीरियड जो है उस डिपॉजिट का जब कंप्लीट हो जाता है तब वो डिपॉजिट की अमाउंट जनरल पब्लिक को लौटा दी जाती है। सो you can also take into consideration one another meaning of bank. An institution that is providing banking service can also be termed as bank. तो जो इंस्टीट्यूशन जो आपको बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है उसको भी आप बैंक कह सकते हो या फिर किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन को बैंक कह सकते हो जो आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और वो इन द फॉर्म ऑफ सेविंग या फिर किसी और फॉर्म डिपॉजिट के किसी और फॉर्म में अपने पास वो चीज अपने पास रखता है और जब आप उस चीज को डिमांड करते हो जब आप उस डिपॉजिट को डिमांड कर देते हो तो वो एक मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होने के बाद वो आपको डिपॉजिट लौटा भी देता है एंड दे आर गिविंग बैक द डिपॉजिट टू यू अलोंग विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको वो डिपॉजिट की अमाउंट मिल जाती है। फंक्शंस ऑफ बैंक, तो बैंकों के द्वारा भी कुछ फंक्शंस अंडरटेक किए जाते हैं। ये कुछ मेन फंक्शंस है जो बैंकों के द्वारा अंडरटेक किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट डिपॉजिट, बैंक जो है डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा दे कंडक्ट द लैंडिंग एक्टिविटी, लैंडिंग एक्टिविटी यानी कि पैसे को लौटाने की जो एक्टिविटी है या फिर पैसे को देने की जो एक्टिविटी है वो भी बैंकों के द्वारा की जाती है। इसके अलावा बैंक इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटीज और इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कुछ चार एक्टिविटीज है, चार मेन एक्टिविटीज है जो बैंकों के द्वारा की जाती है। वी विल अंडरस्टैंड इट वन बाय वन। So first point is accept deposit. The bank accepts some surplus amount as deposit from the general public. बैंक जो है कुछ सरप्लस अमाउंट जो है जो जनरल पब्लिक से इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट कलेक्ट करते हैं। मेन फंक्शन ऑफ बैंक इज टू मेंटेन द फेथ ऑफ द डिपॉजिट होल्डर। ये बैंक का एक मुख्य काम ये रहता है कि जो भी डिपॉजिट होल्डर बैंक में अपना डिपॉजिट जमा करता है उसका फेथ, उसका ट्रस्ट बैंक के ऊपर बना रहे। इसके अलावा जो बैंक है वो अलग अलग तरीके से डिपॉजिट होल्डर्स के थ्रू डिपॉजिट अलग अलग वे से एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट और इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। तो इन अलग अलग वे से, इन अलग अलग अकाउंट्स के थ्रू बैंक जो है वो डिपॉजिट होल्डर से डिपॉजिट एक्सेप्ट भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लेंडिंग एक्टिविटी। So bank is also providing the money to the needy persons or to the deposit holder. The bank accepts deposits and pays interest to the deposit holder. बैंक जो है वो जो भी डिपॉजिट जनरल पब्लिक से कलेक्ट करते हैं उसके थ्रू अपनी लैंडिंग की एक्टिविटी यानी कि पेमेंट ऑफ मनी की जो एक्टिविटी है वो कंडक्ट करते हैं। बैंक डिपॉजिट होल्डर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और उसके ऊपर उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। उस जो डिपॉजिट के अमाउंट है उसके ऊपर डिपॉजिट होल्डर को रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाता है। बैंक जो है वो जनरली अपनी लैंडिंग एक्टिविटी दो तरह से कंडक्ट करता है। फर्स्ट इज बाय द वे ऑफ ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट के थ्रू भी बैंक जो है वो लैंडिंग प्रोवाइड करता है, मींस पेमेंट ऑफ मनी प्रोवाइड करता है। ओवरड्राफ्ट में when current account holder withdraws more amount than his balance,
at a predetermined limit for a short duration of time, then it is called overdraft. Overdraft में जो करंट अकाउंट होल्डर होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए एक प्री डिटरमाइंड लिमिट से यानी कि एक निर्धारित अमाउंट जो है वो अपने बैलेंस से निकाल देता है. So if the duration is short, then it is called overdraft. ओवरड्राफ्ट में करंट अकाउंट होल्डर जो भी उसके बैलेंस में अमाउंट पड़ा है उससे ज्यादा विड्रॉ करता है एक प्री डिटरमाइंड लिमिट के साथ और सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए वो विड्रॉवल करता है. लेकिन जब वो पीरियड जो है वो प्री डिटरमाइंड हो जाता है देन इट बिकम्स कैश क्रेडिट. तो अगर जो भी विड्रॉवल किया गया है, जो भी अमाउंट विड्रॉ की गई है वो एक प्री डिटरमाइंड ड्यूरेशन के लिए किया गया है, देन इट कैन बी टर्म्ड एज कैश क्रेडिट. So in the facility of overdraft, the current account holder withdraw more amount from his balance at a predetermined limit and for a short duration of time, that can be termed as overdraft. While when the duration become predetermined, जब duration जो है withdrawal का वो predetermined हो कि इतने टाइम में उसका पेमेंट हो जाना चाहिए, तो वो ड्यूरेशन जो है उसको आप कैश क्रेडिट कह सकते हो. नाउ इन्वेस्टमेंट, बैंक जो है वो इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी भी कंडक्ट करते हैं. बैंक विल नॉट बी एबल टू अर्न प्रॉफिट इफ दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टमेंट. बैंक जो है वो किसी तरह का प्रॉफिट एक्वायर नहीं कर सकते अगर वो इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटीज में खुद को इन्वॉल्व ना करे तो. प्रॉपर कैलकुलेशन एंड एट प्रॉपर प्लेस. So bank have to make the investment at some proper place along with proper calculation. ठीक तरीके से कैलकुलेशन करते हुए बैंक को अपना इन्वेस्टमेंट सही जगह पे लगाना पड़ता है. As per the rule of RBI के रूल के तहत a certain percentage of deposit should be invested by the bank in the government security. तो कुछ परसेंटेज जो डिपॉजिट के होते हैं वो आरबीआई के मींस वो बैंकों के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट होना चाहिए. ये एक रूल है आरबीआई का जिसमें बैंकों के थ्रू कुछ परसेंटेज जो डिपॉजिट का रहता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट होना चाहिए. So the bank by withdrawing the deposit can get the instant cash in the case of emergency or accidental situation. किसी तरह का क्राइसिस या इमरजेंसी जब अराइज होता है तो बाय द वे ऑफ इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने किया था उससे उन्हें इंस्टेंट कैश, उनको जल्दी से कैश मिल जाता है जिससे कि वो उस इमरजेंसी सिचुएशन या उस एक्सीडेंटल सिचुएशन से बाहर आ सके. दूसरी बात यह है कि बैंक जनरली फाइनेंशियल कैपेबल यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उनको एक्सीडेंटल या किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प मिल सके. या तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर किसी फाइनेंशियल कैपेबल यूनिट्स में से, क्योंकि वहां से उनको हेल्प मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन. इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन में if the bank will also face the shortage of cash for a short duration of time. तो कुछ बैंक्स भी ऐसे होते हैं जिनको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको कैश की रिक्वायरमेंट होती है, वो कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कैश की रिक्वायरमेंट उनके लिए भी अराइज होती है और ये इट कैन बी फॉर लेस देन 24 आवर्स. तो 24 घंटे के से भी कम वक्त के लिए कोई किसी भी बैंक को कैश या फंड की रिक्वायरमेंट अराइज हो सकती है. एट दैट टाइम द अनयूज्ड मनी बाय वन बैंक इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द नीडी बैंक. उस वक्त जो भी अनयूज्ड मनी है या फिर जो भी सरप्लस मनी किसी बैंक के पास पड़ा हो तो वो उस मनी को
नीडी बैंक को दे देते हैं जिसको फंड की रिक्वायरमेंट है। दिस फंक्शन इज मेनली बीइंग डन बाय द एजेंसी अपॉइंटेड बाय आरबीआई। ये जो इंटर बैंकिंग का ट्रांजैक्शन होता है जिसमें एक बैंक दूसरी बैंक की फंड की रिक्वायरमेंट की जो नीड होती है उसको सेटिस्फाई करता है या फिर उसको फुलफिल करता है, वो जनरली उन एजेंसीज के द्वारा ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है जिनको आरबीआई अपॉइंट करता है। सो दैट इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन। इसमें जो भी इंस्टेंट मनी या फिर इंस्टेंट कैश जो किसी नीडी बैंक के द्वारा डिमांड किया जाता है उसको आप कॉल मनी कह सकते हो, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कॉल मनी पे लगता है उसको इंटरेस्ट ऑन कॉल मनी कह सकते हो। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिमांड और सप्लाई दोनों को कंसीडर करते हुए इस इंस्टेंट कैश की रिक्वायरमेंट पर लगता है उसको आप कॉल मनी रेट कह सकते हो, जिसमें जिस बैंक की जो कैश की रिक्वायरमेंट है उसको आप कॉल मनी कह सकते हो, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस कॉल मनी या फिर जो इंस्टेंट कैश जो बैंक के द्वारा रिक्वायर्ड है या फिर जो बैंक के द्वारा जिसको कैश की जो जरूरत है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसको आप कॉल मनी रेट कह सकते हो। थैंक यू।